तो आज का जो लेक्चर है वो केमिकल बॉन्डिंग पे ही बेस्ड होगा। जहां तक हम लोगों ने किया था उसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आपका चल रहा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करूंगा कि हमारी बॉन्डिंग किस टाइप की होगी। ठीक है, जब आपकी डिफरेंट टाइप के एटम्स पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होती है आपके बाकी मेटल से। ठीक है, तो जो एटम्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जो एटम इन्वॉल्व होंगे, तो किस टाइप के एटम होंगे, फिर वहां पे बॉन्डिंग किस तरीके से मिलती है, तो इसको हम लोग देखते हैं जरा एक बार। ठीक है, तो इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है, अगर बॉन्डिंग हमारी आयोनिक है तो उसमें एटम्स किस टाइप के इन्वॉल्व होंगे, किस टाइप के एटम इन्वॉल्व होंगे बताओ जरा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यस, पॉजिटिव। या तो आपके मेटल होने चाहिए और मेटल के साथ आपके नॉन मेटल। तो जो मेटल हैं वो कहाँ से होने चाहिए, जनरली एस ब्लॉक से होने चाहिए। ठीक है, नो, और जो आपकी नॉन मेटल्स हैं वो आपके पी पी ब्लॉक। ब्लॉक में ही देखने को मिलते हैं। तो पी ब्लॉक में स्पेसिफाइड है आपका हेलोजन। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड के बनने के पीछे एक सिंपल सा रीजन होता है, जहां पे डेल्टा ईएन की वैल्यू, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा वहां पे उतना ही ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर डेवलप होता है। क्योंकि इसका एक रिलेशन होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते, वहां पे पढ़ते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में, डेल्टा ईएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है ना, तो डेल्टा ईएन सबसे अधिक कहाँ पे होगी, तो वो आपको पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो एस ब्लॉक उधर आपके पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में बताया था मैंने आपको फ्लोरीन हेलोजन में, और इधर एस ब्लॉक में बताया था मैंने चीज सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, उधर आपका फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो डिफरेंस सबसे अधिक वही मिलेगा जहां पे डिफरेंस ज्यादा डेल्टा ईएन का मिलेगा, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के बीच में, तो वहां पे आपका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, तो उस मॉलिक्यूल पे आयोनिक कैरेक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली आयोनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आई क्या? अब बात करते हैं सेकेंड, कोवैलेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा इसका बेसिक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, बेसिक ऑब्जर्वेशन। अगर क्वेश्चन आता है तो हम एक बार में ही समझ सकते हैं। तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो एटम्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन से टाइप के एटम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, नॉन मेटल के साथ अगर नॉन मेटल मिलते हैं तो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, जिसमें नॉन मेटल आपका पी ब्लॉक से, ठीक है। और ऐसा नहीं है, बेरिलियम लिथियम की कहानी थोड़ी सी अलग है, वो अलग से हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, कोवैलेंट का परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं, फजान रूल के बारे में पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पावर के बारे में पढ़ते हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये जो नॉन मेटल है ये भी आपकी पी ब्लॉक से ही होना चाहिए। अगर दोनों ही आपके नॉन मेटल हैं तो फिर उस केस में आपका ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो आपको परफेक्टली देखने को मिलेगा, क्योंकि शेयरिंग होगी, क्योंकि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा नहीं, तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जो डेल्टा ईएन की वैल्यू है वो तो आपकी लेस हो जाएगी ना। जब डेल्टा ईएन की वैल्यू लेस हो जाएगी तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, तो फिर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी आपका लगभग नहीं होगा। जब नहीं होगा तो सिंपल से वहां पे आपको कोवैलेंट बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, अब देखो बात करेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं मेटेलिक बॉन्ड को लेके, ध्यान से बताना जरा आंसर, ठीक है।
मेटेलिक बॉन्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होगा तो इसमें कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हो सकते हैं, बताओ जरा। मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन से आपके जो एटम्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, आंसर बताओ। सिंपल सा आंसर है मोस्टली मेटल्स ही होंगे ना। यस एग्जैक्टली, सारे के सारे एटम मेटल ही होंगे। तो मतलब एक मेटल का एटम या एटम एक मेटल को एक मेटल मान लेते हैं, जैसे अपन एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे अगर मैं सिंपल बात कहूं, आयरन आपका एलिमेंट है, इसका कोई एक स्ट्रिप ले लिया मैंने, कोई ब्लॉक ले लिया मैंने, इस तरीके से आयरन का ब्लॉक मैंने ले लिया। अब इस आयरन के ब्लॉक में क्या होंगे, तो आयरन के ही एटम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं बोलूं एलॉय का फॉर्मेशन लाइक कॉपर प्लस जिंक, तो अब इस केस में क्या होगा, तो आपको यहाँ पे कॉपर के एटम्स होंगे और यहाँ पे जिंक के एटम्स होंगे। बट ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो एलॉय बन रहा है उस एलॉय का फॉर्मेशन परफेक्टली कहाँ पे होगा, जहां पे दोनों के दोनों मेटल के एटम का साइज, दोनों के दोनों मेटल के एटम का साइज या तो सेम होना चाहिए या फिर नियरली सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। हम लोगों ने इम्परफेक्शन डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर। तो वहां पे मैंने ये बात बताई थी कि एक एटम दूसरे एटम को तभी रिप्लेस कर सकता है जब दोनों का साइज या तो सेम हो या फिर नियरली सेम। तो वहां पे ही आपका रिप्लेसमेंट हो सकता है, और जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है एलॉय फॉर्मेशन। क्लियर है? ओके, अब देखो हम बात करेंगे नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हमारे कौन कौन से एटम इन्वॉल्व होते हैं, बताओ जरा। कौन कौन से एटम आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, बताओ क्या हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली ट्रांसफर होते हैं। पार्शियली ट्रांसफर होते हैं, यस डेफिनेटली होगी। सिग्मा, वहां पे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू सिग्मा ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनेगा तो वहां पे एटम किस तरीके से होना चाहिए। तो देखो सिंपल सा है, इसमें सिंपल सी कहानी है, जिसमें हम लोग बात करते हैं लिविंग एसिड। आप याद करो, एक जो मॉलिक्यूल है या जो एटम है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एटम के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ आयन के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूल के बारे में। तो ये कैसा होना चाहिए, ये आपका लिविस एसिड होना चाहिए। लिविस एसिड का मतलब क्या है, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, राइट। अब सामने वाला कोई इसकी चीज ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन्स को दे सके, मेरी बात समझ में आ रही है, तो वो कैसा होना चाहिए, लिविस बेस होना चाहिए। और लिविस बेस जो है हमारे, वो क्या होते हैं, सारे के सारे लिगेंड। तो जो लिगेंड्स होते हैं वो लिविस बेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में यही देखने को मिलता है। और जितने के जितने आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, या फिर डी ब्लॉक में तो मेटल होते हैं, या फिर ऐसे स्थिति जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बोरोन की बहुत सारी कंपाउंड आपको पता है अच्छे से, एल्यूमिनियम के बहुत सारे कंपाउंड, ठीक है, जैसे बेरिलियम का कंपाउंड। तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो एलिमेंट ऐसे हैं जो डी ब्लॉक से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये एस और पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इनके पास इनकी जो बैलेंसी है, जो वैकेंसी, जो आपकी वैकेंसी है, वो परफेक्टली दिखाई देती है। तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वहां पे वैकेंसी होने के वजह से तो वी विल कॉल लिविस एसिड सारे के सारे। या फिर डी ब्लॉक के मेटल हो सीधे, तो वो भी आप पे क्या होते हैं, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी वजह से वहां पे क्या होता है, वो लिविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, एक्सेप्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज। और जो स्पीच इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उनको हम लोग लिगेंड बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो कहीं भी अगर आपका एक डोनर साइड हो और एक एक्सेप्टर साइड हो, दोनों साइड्स के पास दो इलेक्ट्रॉन्स, वो एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हो इस एक्सेप्टर की तरफ, एक्सेप्टर को अपन कॉल करेंगे लिविस एसिड और इसको कॉल करेंगे लिगेंड या लिविस डोनर को। तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा आपका, नेगेटिव, इस पे चार्ज आएगा आपका पॉजिटिव, बट वी विल कॉल इट सिग्मा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की कहानी पूरी आपको दिमाग में बैठ गई होगी एकदम से कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में यही पूरा का पूरा सीन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, उसका एक बार दिमाग में ना बैठना चाहिए कि सर कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से एटम हो रहे हैं। तो जब आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा ना, तो चार ऑप्शन में देखते ही पता चलेगा
कि यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन की, कोवलेंट की, कैसी आपको, इसलिए मैं आपको एक बेसिक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। तो ना अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जब ये फॉर्म होगा तो यहाँ पे कौन कौन से एटम्स आपके इन्वॉल्व होंगे, तो पता है नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक तो हाँ, एटम का होगा, हाइड्रोजन का होगा, ये तो फिक्स है। और दूसरे एटम कौन कौन से होंगे बताओ जरा। क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हमारी पीरियड टेबल में है, वेल नोन है, आप जानते हो उनको। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आपका क्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आ गया, और समटाइम्स क्लोरीन भी आता है। लेकिन सही। क्लोरीन बहुत इफेक्टिवली नहीं आता है। इफेक्टिवली आपको 3 ही मिलेंगे आपके नीट के सिलेबस के अंदर, ठीक है, या मेंस के सिलेबस में, एडवांस के सिलेबस में, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लोरीन आपका मिलता है लेकिन बहुत ही लेस परसेंटेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जिसकी, अब मैं क्या बोलूंगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी एटम की, वो उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड आपका डेवलप करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ वॉन्डर बॉल फोर्सेस। समझ में आ रहा है? वीक फोर्स से आपके वीक बॉन्ड था, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था वीक बॉन्ड, ठीक है, ये उसी का हाँ। आपका टाइप। तो यहां तक क्लियर हो गया आपके तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स, समझ में आ गए यहां तक? यस सर। ओके, ठीक है, एक बार आप में जरूरी ये बात आनी चाहिए थी। अब देखो हम लोग बात करेंगे अपने, वापस आते हैं पॉइंट। इसमें है इट प्रोवाइड ए पिक्चर ऑफ ऑक्टेट, मतलब लिविस थ्योरी को लेकर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। इट प्रोवाइड ए पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग in molecule and ions in term of shared pair of electrons and octet rule, जिसमें देखो लिथियम, बेरिलियम जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी के साथ बात करी जा रही है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, मतलब जिसको अपन बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, वही है। और जहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, ये जो सेंट्रल एटम को अपन डिसाइड करते हैं, तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, तो सेंट्रल एटम को डिसाइड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट कहानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी गिवन कंपाउंड में कोई भी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो हाउ वी विल डिफाइन द सेंट्रल एटम। तो पहले देखो ध्यान देना है, इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं जनरली, वो सेंट्रल एटम्स होते हैं। दूसरा, एटम व्हिच इज आर लेस इन नंबर, एक ये भी होता है जो लेस नंबर में है, वो भी आपके क्या होते हैं, सेंट्रल एटम बन सकते हैं। तीसरा है एटम व्हिच कैन और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, एक ऐसा एटम जिसके पास बैलेंसी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो अधिक से अधिक, बैलेंसी का मतलब क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में बात कर रहा हूं। तो जहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, वहां पे बॉन्डिंग भी उतनी अधिक आपको देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली, तो ऐसा एक एटम जिसकी बैलेंसी अधिक है, वो आपकी सेंट्रल एटम की तरफ जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एटम, जिसका साइज लार्जेस्ट से 4 फैक्टर है, ये चारों फैक्टर के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट वाइज, तो ध्यान रखना है कि सेंट्रल एटम को डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आपके जरूरी है। तो पहला फैक्टर कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी लीस्ट होनी चाहिए। सेकंड, आपका नंबर आपकी लेस, ऐसा बोला एटम्स व्हिच इज लेस इन नंबर। और थर्ड बोला गया है कि जहां पे आपकी बैलेंसी कैसी होनी चाहिए, सबसे अधिक होनी चाहिए, तो सबसे अधिक नंबर ऑफ बॉन्ड बनेगी, और लार्जेस्ट आपके एटम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नोट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम एज दे आर मोनोवैलेंट, दिस इज द रीजन। तो हाइड्रोजन और जो हमारा फ्लोरीन है, ये सेंट्रल एटम नहीं बनते हैं। आपने बहुत सारे कंपाउंड अभी तक पढ़े होंगे, तो ये सेंट्रल एटम क्यों नहीं बनते हैं, आपने नहीं देखा होगा उनको जनरली एज ए सेंट्रल एटम, बिकॉज रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज दीज आर दी मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है, इनकी बैलेंसी कितनी है, 1 है। तो जिसकी वजह से ये कभी सेंट्रल एटम बन ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। रीजन आ सकता है, रीजन आपको ध्यान देना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे तो यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा लिविस स्ट्रक्चर आपको डिस्कस किया गया है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से आता भी है, ठीक है, हमने पहले भी आपको पढ़ा है। ये देखो वाटर मॉलिक्यूल का है, ठीक है, और उसके बाद देखो ये लिविस फार्मूला आपको बताया गया, दिस इज लिविस फार्मूला एक्चुअली, एंड दिस इज टिपिकल फार्मूला है। ये ध्यान रखना कि अगर आपकी बॉन्ड दिखाई गई ना,
तो दिस इज कॉल्ड, बहुत बार इसको हम टाइपिकल बोलते हैं, बहुत बार इसको टिपिकल बोलते हैं, वट एवर जो भी है, ठीक है। इसको अपन टिपिकल फॉर्मूला बोलते हैं, दिस इज लेविस फॉर्मूला। अमोनिया के साथ देखो ये सीन है। बाकी अगर ऐसो 3 की तरफ चलते हैं अपन, तो आपका ये देखो, तो इसमें मैं देखो बहुत बार बोलता हूँ बच्चों को, इससे बच्चों का डाउट भी होता है क्या कि जो सल्फर है सर, उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सामने ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली का ही तो आपका सल्फर होता है सर, तो इसके पास भी सर क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, देखो मैं बना रहा हूँ, दिख रहा है नहीं, और ऊपर भी ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे शेयरिंग के बारे में बात करूँ, थोड़ा सा मैं साइज कर लेता हूँ, इस तरीके से आपको दिखेगा सही से, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे तो कोई 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि अपन इसे डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत बार बनाते भी इसके तरीके से, सल्फर डबल बॉन्ड हो, SO3 को सल्फर डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर करेक्ट है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हेल्प लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हेल्प हम क्यों लेते हैं, वो समझने वाली बात है। आप बोलोगे ये गलत भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि सर सल्फर तो बिलोंग कर रहा है कहां से बताओ, किसे, थर्ड पीरियड से ना, और ऑक्सीजन बिलोंग करता है सर सेकंड पीरियड से। तो सेकंड पीरियड वाला जो एलिमेंट है उसके पास तो सर 3D होता ही नहीं है, थर्ड पीरियड के पास 3D 0 होता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मुंह जो उसका जो हाई हेड दिख रहा है आपको, वो ऑक्सीजन की तरफ नहीं होना चाहिए सर, वो सल्फर की तरफ होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो फिर इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट हो रहे हैं, मेरी बात समझो, और यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ देखो, ये कोऑर्डिनेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों यहाँ पे इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अपन इसे डबल बॉन्ड की हेल्प से भी बना सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है, गलत नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट होता क्या है कि डबल बॉन्ड को और अधिक स्टेबल दिखाने के लिए अपन उसमें क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ हम लोग शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स, क्योंकि देखो यहाँ भी एक ही सिग्मा होगा, यहाँ भी एक ही सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा ये है, इसे H2SO4 होता है, मार्शल्स एसिड होता है ना। जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, उसमें जनरली हम जो आपका हेड और जो टेल बनाते हैं, वो हम किसके बेस से बनाते हैं, वो बनाते हैं, आपका हेड उधर बनेगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की ज्यादा हो, टेल हम उधर बनाते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की कम हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा मान के चलते हैं। अब क्या सीन होगा, इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए, बाकी डबल बॉन्ड यहां बना लो, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां भी बना सकते थे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बोलने वाला हूं कि जो SO3 है उसका अगर स्ट्रक्चर ऐसा बना आ गया, तो इसको आपको सही मानना है, गलत नहीं मानना है, ये बात समझ लो। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो चाहे ये वाला, वो आर करेक्ट, लेकिन दोनों में से अधिक स्टेबल कौन सा होगा, जहां पे आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, तो वहां पे ऐसा माना गया है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी सी अधिक होती है। समझ में आ रही है? ये इतनी बात क्लियर है हाँ सर। कि नेक्स्ट वो आपको यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपका N2, ऑप्शन कितने हैं 5, ठीक है, N2 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड आपको बताया। तो N2O5 का देखो स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से यहाँ पे देखो ड्रॉ किया गया है, दिस इज आपकी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, और लिविस फॉर्मूला आपका ही है, टिप्स फॉर्मूला आपका ही है। देखो यहाँ भी आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीक्वेंस, व्हाट इज द आंसर? इसलिए नाइट्रोजन में बहुत बार यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये एनसीईआरटी में भी बताया गया है, ये बात ध्यान रखो। ये जो डायग्राम में नीचे बना रहा हूँ ना, ये सेम स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में भी बताया गया, दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। बट अगर इसका जो स्ट्रक्चर चेंज होकर अगर इस तरीके से भी अगर बनाया जाए, तो मैं नहीं कहूंगी गलत स्ट्रक्चर है, एक डबल बॉन्ड होल्ड कर सकता है। ऐसा बोला जाता है कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, वो डबल बॉन्ड की जगह अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी अधिक डिफाइन होती है, वो अपनी स्टेबिलिटी को अधिक डिफाइन करते हैं, एनर्जी को मिनिमाइज कर देते हैं। ऐसा क्यों? एक छोटा सा एटम 2 डबल बॉन्ड को होल्ड नहीं कर सकता है, ऐसा मानना है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी शो करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट एक तो डबल बॉन्ड होल्ड कर सकते हैं इजीली, लेकिन 2 डबल बॉन्ड होल्ड नहीं कर सकते, ऐसा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी डिफाइन की गई है। तो अब नए स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं जिसमें क्या है कि आप एक डबल बॉन्ड बना लो, बाकी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लो जहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्ट्रक्चर, और डबल और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का हेड किधर करना है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड सिग्मा ही बनाएंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर।
ये भी न्यू रूल्स है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, कभी ऐसा जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं करती है। नाउ कम्स क्वेश्चन राइट द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ HCl, लिख सकते हो, NO2 प्लस NO2 माइनस का भी लिख सकते हो, कोई भी हाँ, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखो कुछ और है एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ, ये आपका होमवर्क सब कर पाओगे, CCl4 HNO3 NF3 SO2Cl2 SOCl2 N3-1, ठीक है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके डिस्कस, ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर आपको बनाना है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, फाइल आपको मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, बताओ प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है क्वेश्चन, क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट एटम, जो इलेक्ट्रोवैलेंट हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनमें बताओ जरा पहला पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होगा, कंडक्टिविटी इन सॉलिड फेज इज 0 एंड मोल्टन फेज इज हाई, सॉल्युबिलिटी इज नॉन फ्लोर कंपाउंड इज लो, और लैटिस एनर्जी और हाई। लैटिस एनर्जी आपकी हाई, ये लैटिस एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे ना, लैटिस एनर्जी अलग से पढ़ने वाले, तो ये भी क्लियर हो गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा बताओ इसका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन है ये, among the स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं, पहला कंपाउंड है LiCl लिथियम क्लोराइड, नेक्स्ट वन इज BeCl2, नेक्स्ट है आपका बोरोन के साथ ट्राइक्लोराइड, एंड लास्ट वन है आपका CCl4। क्वेश्चन पूछा है कोवलेंट कैरेक्टर, इसका ज्यादा होगा, हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे ऐसे, बताओ कोवलेंट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, Cl के बेस पे नहीं बने, बिकॉज सब में क्लोरीन क्या है सेम, तो वो तो आंसर निकालेगा नहीं, डिफरेंट क्या है वो आंसर निकालेगा, बिल्कुल सही। बताओ क्या आंसर होना चाहिए, CCl4 ज्यादा होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स ज्यादा होगा ना, साइज ज्यादा है कार्बन की। आप ध्यान दो यहाँ पे, ये जो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, क्लियर है आपको। ओके, अब यहाँ पे देखो साइज के बारे में अपन अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, ये होता है साइज का ऑर्डर, सर दिस इज ऑर्डर ऑफ साइज, क्लियर है ना। हाँ सर। ओके, अब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये हमें सबसे छोटा साइज किसका है, कार्बन। तो कार्बन का साइज छोटा है और इसमें 4 क्लोरीन भी है, तो कार्बन यहाँ पे क्या आएगा, C+4 की स्टेट में आएगा, बताओ मुझे। बोरॉन किस में, सॉरी ये बोरॉन किस में आएगा, +3 स्टेट में दिखाई देगा। बाकी बोरॉन इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है कभी, ये बात ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस बोल रहा हूँ। बोरॉन का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की है, अगर मैं बात करूं BSC में, तो +3 आएगा, आपको दिख रहा है आंसर। बट बोरॉन कभी ऐसा नहीं करता है कि बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद और +3 में इस तरीके से दिखाई दे, दिस रिएक्शन इज टोटली रॉन्ग। क्यों, क्योंकि बोरॉन एक इतना छोटा साइज का एटम है, नॉन मेटल, जो कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकता है। अरे भाई आप मुझे बताओ सर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p1, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर। अब इसमें से आपने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 निकालते ही ये तो 2s2 पे आ गया ना, तो 2s2 इज स्टेबल, समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ ओके। 2s2 इज स्टेबल, तो 2s2 इतना ज्यादा स्टेबल है और एज टू मच क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो हाउ कैन यू रिलीज, ऑब्वियसली इसमें प्रोटॉन की डोमिनेंसी बढ़ चुकी है, लिसन केयरफुली, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है उसकी डोमिनेंसी क्यों बढ़ चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है ना। तो जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, बहुत ही तेजी से 2s वाले भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि यहाँ पे आपको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा जबरदस्त आपका डेवलप होगा, जिसकी वजह से बोरॉन 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकता है, लेकिन अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, आपको बहुत अधिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, रिएक्शन विल बी थर्मोडायनेमिकली नॉट फीजिबल, सो दैट्स व्हाई बोरॉन कभी भी इस रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन बोरॉन अपने कंपाउंड के फेज में अगर देखा जाए तो +3 में डिफरेंट किया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में इतनी आ रही है? यस सर। ओके, अब BCl2 पे आ जाओ, तो B यहाँ पे क्या मिलेगा, +2 की स्टेट में, ठीक है। लिथियम क्या मिलेगा, +1 की स्टेट में, तो आंसर इज वेरी क्लियर। सबसे छोटा साइज जिसका दिख रहा है ऑब्वियसली कार्बन का, दिख रहा है ना, तो जिसका छोटा साइज तो पोलराइजेशन पावर भी मैक्सिमम शो करेगा, तो हम आंसर के लिए कर सकते हैं क्या, बताओ। तो आंसर क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, हो गया ना आंसर। हाँ ओके, इजी क्वेश्चन था। यस। ओके, इसमें लेकिन बोरॉन वाला प्रॉपर्टी देखा। अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सामने आपके ही है, क्वेश्चन आपका ही है, पोलराइजेशन इन्वॉल्व्स द डिस्टॉर्शन ऑफ शेप ऑफ एन आयन, ध्यान से पढ़ना। द पोलराइजेशन इन्वॉल्व होता है बिल्कुल
डिस्टोर्शन मतलब साइज को चेंज करता है, शेप को चेंज करता है, एनाइन के शेप को चेंज करता है, मैंने पढ़ाया भी था। ये कैटाइन छोटा साइज का है, एनाइन यहाँ बिगर साइज का है। मान लेते हैं सल्फेट टाइप में कुछ भी है, तो नाइट्रेट टाइप में कुछ भी है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था कि इसका साइज जो इधर मूव करेगा ना, इस तरीके से डिस्टोर्शन आएगा ना, तो वही लिखना yes है। sir. By adjacently placed cation definitely in this contrast which of the following statement is correct। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, 30 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए बिल्कुल। देखो, तो प्रैक्टिस अपन वही करेंगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाए और चीजों को समझ पाए, रिलेट कर पाए। तो पहला ऑप्शन है मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय कैटायन ऑफ हाई चार्ज। क्या सही आंसर है? ऑब्वियसली पोलराइजेशन जो वर्ड है, पोलराइजेशन पावर इज डिफाइंड फॉर कैटायन। तो जितना छोटा साइज कैटाइन का होगा उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी। बताओ मुझे। हाँ सर, यस। डेफिनेटली उतनी अधिक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, तो हम बिल्कुल क्लियर कट बोल सकते हैं कि जहां पे हाई चार्ज होगा कैटाइन का, अगर वो स्मॉल साइज का है, तो पोलराइजेशन भी मैक्सिमम शो करेगा। बिल्कुल सही है, डेफिनेटली। और वहां पे कोवेलेंट फैक्टर भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय कैटाइन ऑफ लो रेडियस। लो बेटा लो रेडिएशन रेडियस ने जैसे बोल दिया ना, तो मतलब साइज बहुत छोटा है, ये तो रिवर्स, ये तो गलत आंसर दे दिया ना। हाँ ओके, नेक्स्ट आपका, ए लार्ज कैटाइन इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट ए हाई डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। गलत नहीं, आंसर। लो जितना बड़ा साइज डिग्री होगा पोलराइजेशन उतनी कम होगी। नेक्स्ट, यस, द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन इज लेस देन दैट ऑफ एनायन। ज्यादा होती है। बिल्कुल हो गया ना आंसर, तो आंसर ए विल बी करेक्ट। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन अभी फिनिश हो गया, थ्योरी पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरफ चलते हैं थोड़ा सा हम लोग, और एक बार अभी आपको बताया भी, उसको ऑब्जर्व करते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स इन व्हिच ओनली वन एटम कंट्रीब्यूट बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग व्हाइल द शेयरिंग इज डन बाय बोथ। देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी कोवैलेंट बॉन्ड, मैंने बोला था ना अभी, सिग्मा बॉन्ड बोलो सीधा, एंड कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। समझ में आने रहा है? आप यहां बनाओ ना, सिग्मा बनेगा, सिग्मा बनेगा ना, अपने से सिग्मा ही बोलेंगे। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बन रहा है भाई, ए से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सर बी की तरफ, तो दिस इज आल्सो सिग्मा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बट जहां पे शेयरिंग होती है, तो अपन वहां पे क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, 100% सर मुझे शेयरिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे नेचर 50% पोलर वाला है और 50% क्या है बताओ, कोवैलेंट वाला है ना। हाँ यस, कोवैलेंट है। बट अपन यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं कोवैलेंट की तरफ, ये बात ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे लिखा है देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात क्लियर रहेगी, कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। अब सामने देखो, ये वाला रिएक्शन अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं क्लास में, जब ओपन पढ़ रहे थे, कि यहाँ पे आपका अमोनिया है सर, इसके पास लोन पेयर है, एसिड से आया कहीं से H+ आयन, तो ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच दिख रहा है सर, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सर, ये लिविस बेस बन सकता है, वैसे भी अमोनिया लिविस बेस ही होता है, ठीक है। और इसके सामने H+ आयन, ये किसी एसिड से आया होगा, लाइक HCl वगैरह किसी एसिड से, या H के लिख लेते हैं जनरल फॉर्म। तो जहां पे इसके पास इलेक्ट्रॉन से एक निकल गया, तो मतलब क्या है, बने जीरो कंफिग्रेशन। फिर ये पूरी तरीके से वेकेंट है, तो लोन पेयर यहाँ पे आता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिपेंड अपॉन कंडीशन, लोन पेयर यहाँ पे मूव कर जाएगा, मूव करते यहाँ पे बन जाएगा क्या, NH4+। अरे बनेगा ना? हाँ सर, बनेगा ना। यस, दिस इज अमोनियम आयन। यहाँ पे +1 चार्ज ऊपर लिख दो, चाहे प्लस यहाँ लिख लो, यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दो, हो गया आपका सिंपल सा ही आंसर। इसको बताने के लिए आपको एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फाइल। चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है आपका वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बात करी जा रही है। इट इज ए काइंड ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यस, देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज ए काइंड ऑफ टू सेंटर, 2 सेंटर आपको मिलते हैं, तो ए बी दिख रहा है ना, तो इसमें 2 सेंटर मिल रहे हैं, और फिर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो मैं पता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को क्या बोल सकता हूँ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को अपन एक नए नाम से कॉल कर सकते हैं सर, 2 सेंटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। और कोवैलेंट बॉन्ड को भी तो मैं यही बोल सकता हूँ, 2 सेंटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
टू सेंटर एंड टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, जैसे मैं बोलूं देखो यहाँ पे ये ए बी दिख रहा है ना, बात समझो ध्यान से। मैं यहाँ पे ऐसा करूं कि एक ए के पास इलेक्ट्रॉन है, ये बी के पास इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयर किया है और अपना ऑक्टेट डुप्लीट जो भी है पूरा कर लिया है। तो दिस इज बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ भी क्या है, दो सेंटर दिख रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन बीच में दिख रहे हैं इन्वॉल्व होते हुए, तो दिस इज टाइप ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम। लेकिन इसमें थोड़ा और है कि इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम, सेम एटम से आपका मूव कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से देखो ए के पास से दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर या एक ही एटम से दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मुझे बताओ। हाँ जाते हैं। नहीं जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में कैसे जाएंगे बताओ। अरे कोवैलेंट बॉन्ड में तो एक इलेक्ट्रॉन जाता है ना। हाँ 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 यस। वही मैं बोल रहा हूँ, पूरी लाइन को पढ़ो। पहले मैंने क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को भी अपन ये बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक ए से दो इलेक्ट्रॉन सीधे सर बी की तरफ चले गए, दो सेंटर है, एक ए है एक बी है, दो सेंटर दो एटम दिख रहे हैं इन्वॉल्व होते हुए बॉन्डिंग में, और दो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ भी जा रहे हैं सर, और दो इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ भी जा रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इधर ये कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहा है ए और बी वाला, इधर देखो। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तब मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगा कि सर ये टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड सिस्टम होगा। आप याद करो बनाना बॉन्ड वाला केस, वहां पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करते हैं, हाँ थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन वाले जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना, तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको प्लीज ध्यान रखना है कि जहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा ना, उसको ही हम लोग यहाँ बोलेंगे टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड सिस्टम, जहां पे आपके दो ही एटम इन्वॉल्व हो। और एक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट में की, इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम सेम एटम, सेम एटम से दो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव किए हैं, तो अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि सर दिस इज ए, जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है, तो डेफिनेटली वी विल कॉल इट कि सर यहाँ पे टू सेंटर और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम आपको मिलेगा। लेकिन कोवैलेंट वाले केस में हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वो आपके सेपरेटली और डिफरेंट केस हैं, बट दोनों को अपन सिग्मा ही ट्रीट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस अधिक नहीं है। बात समझ में आ रही है? जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम आएगा, बट आपको ध्यान ये रखना है कि एक ही एटम से दो इलेक्ट्रॉन बराबर जाने चाहिए, एक ही एटम से दो इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलेंगे टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड सिस्टम। बात समझ में आई क्या? हाँ ओके। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखो और समझते हैं थोड़ा। दिस काइंड ऑफ इंट्रैक्शन इज सेंट्रल टू लिविस एसिड बेस थ्योरी। जैसे यहाँ पे BF3 आपको दे रखा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, BF3 दे रखा है, BF3 के पास क्या है, अभी आपको बताया था बोरॉन वाला एग्जांपल मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले। यस, इसके पास तो तीन ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से दिखता है। जब तीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो एक तो खाली होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होता है 2h2 2p1। दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं यहाँ से अगर ग्राउंड स्टेट लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स और 2p के साथ वन इलेक्ट्रॉन। जब मैं इसको कराऊंगा एक्साइटेड तो फिर क्या बनेगा, एक्साइटेड कराने पे 1s इलेक्ट्रॉन 2s इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो यहाँ पे एकदम कर जाएगा। तो फिर इसके पास अभी कितने बॉन्ड बन सकते हैं ग्राउंड स्टेट में, ओनली वन बॉन्ड, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। अभी कितने बॉन्ड बनेंगे बताओ, अभी बनेंगे आपके तीन बॉन्ड, एक घर खाली भी है, तो तीन इलेक्ट्रॉन्स आपको ये देखो ये दिख रहे हैं, एक आपके 2s का है, बाकी दो आपके 2p के दिख रहे हैं, और सर एक आपका घर खाली होगा वो मुझे यहाँ पे बना दिया। तो सामने यहाँ पे क्या है, अमोनिया NH3 देखो इसके पास ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन, इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, वर्क एज ए लिविस एसिड, और सामने अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वर्क एज ए लिविस बेस। तो इस केस में ये होगा आपका डोनर और ये होगा आपका एक्सेप्टर, तो लोन पेयर सीधे यहाँ पे मूव कर जाएंगे, तो मॉलिक्यूल देखो आपका ये बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पे बताया गया है, देखो नीचे वाला है अमाइन ऑक्साइड, ये भी थोड़ा समझ लो। नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। एल्काइल पार्ट क्या करता है बताओ जरा, आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे 3 एल्काइल लगा दिया, मतलब ये थर्ड डिग्री अमाइन है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो मतलब बहुत तगड़ा बेस होगा ये, बिकॉज एल्काइल पार्ट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो लोन पेयर्स की जो डेंसिटी होगी, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स बहुत ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है? तो मतलब बहुत ही तगड़ा ये बेस होगा। तो उस केस में क्या करेगा, तो ये बेस है तो सामने अगर ऑक्सीजन इसकी आ गया है
तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ से लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो नया बॉन्ड भी ये बना सकता है, जिसको अपन बोलते हैं अमाइन ऑक्साइड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ओके। तो ये इस टाइप के बॉन्ड भी जनरेट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यस, फॉर्मल चार्ज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। Lewis dot structure in general do not represent the actual shape of molecule. प्लीज ध्यान रखना, लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी वाली लाइन है, ये लाइन सीधी सीधी आती है बहुत बार और हमें समझ में नहीं आती है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना है कि लेविस डॉट जो स्ट्रक्चर था वो आपका जनरली एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इन केस ऑफ पॉलीटॉमिक आयन, द नेट चार्ज इज कॉज्ड बाय द आयन एज ए होल एंड नॉट बाय अ पर्टिकुलर एटम। पर्टिकुलर एटम के थ्रू हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, होल मॉलिक्यूल्स की थ्रू या फिर जो आयंस होगा कैटायंस एनायंस उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। नोट, द फॉर्मल चार्ज इज ओनली ए टूल, ये टूल है, फॉर्मल चार्ज एक टूल है, क्या करता है? फॉर एक्सेसिंग लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैथमेटिकली फॉर्मल चार्ज लेविस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, नॉट ए मेजर ऑफ एनी एक्चुअल चार्ज ऑन द एटम। एक्चुअल चार्ज को मेजर नहीं करता है, पूरे मॉलिक्यूल्स के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। यस सर। ओके, अब देखो हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज को अपन निकालते कैसे। देखो फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा इसको निकालने का, कि फॉर्मल चार्ज लिखा भी है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू पहले क्या होता है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो भी होंगी, फिर हम माइनस किसमें करते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले क्या है कि जो आपके सेंट्रल एटम के साथ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको लिख लो सर, ठीक है। या बहुत बार इसको कर सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम, माइनस करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे, फिर माइनस करते हैं 1/2, ब्रैकेट में क्या आता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इसका फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ओके, तो दोनों में से कोई सा भी याद रखो, वो आपको आंसर निकाल के देगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के, और आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बोला गया है बैलेंस सी। अगर बैलेंस सी की बात करते हैं, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका कोई डिफाइन नहीं किया गया है तो हम लोग फॉर्मल चार्ज विल बी 0। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव में है तो आपका यहाँ पे -1 के साथ, बैलेंस आपका माइनस में तो आपका यहाँ पॉजिटिव के साथ। तो क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आएगा। ध्यान देना, ये फॉर्मल चार्ज को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, एलिमेंट्स हैज इलेक्ट्रॉन, देखो बोला गया है एलिमेंट्स हैज इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें बैलेंस अगर पॉजिटिव में है नेगेटिव में है तो फॉर्मल चार्ज कैसे कैसे डिफाइन किया जाएगा करते हैं तो आपको और बेटर समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये नाइट्रोमिथाइल दे रखा है, इसका देखो स्ट्रक्चर ये बना के दे दिया गया है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका ओजोन, इसका स्ट्रक्चर ये दे रखा है, ठीक है। बाकी अमोनियम आयन आपका ये दे रखा है। तो इनके फॉर्मल चार्ज के मतलब क्या, हम इंडिविजुअल एटम की तरफ हम लोग मूव करेंगे और आंसर निकालेंगे। करो सॉल्व जरा फर्स्ट मॉलिक्यूल, ओजोन की तरफ बात करते हैं। बताओ, पहले बताओ ओजोन, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया है। 0। ओजोन के जो फॉर्मल चार्ज है उसको अपन कैसे निकालेंगे? क्योंकि ओजोन में कुछ नंबरिंग कर लो आप सिंपल, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। मैं स्क्रीन को इस तरीके से, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। ओजोन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो O3 मैंने लिख लिया, बना लो पहले इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं उसको आप ऐसे लगा लो, और यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे उनको लगा लो आप इस तरीके से। यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे, इनको आप इस तरीके से, कितना होंगे 1 2 3 4। रेजोनेंस होगा ना पूरा का पूरा प्रोसेस, तो उसको हम वैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कुछ तो स्क्रीन पे हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर हमने बना लिया। यहाँ पे अपन माइनस चार्ज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव हो गया, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी जनरल फॉर्म को। बट अभी निकालते हैं, चलो इसका प्लस माइनस, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सीधा कैसे लिख दिया मैंने, जाने दो इसको। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, चलो
नंबरिंग मैंने कर दी, ये आपका एटम, एटम इसको अपन मान लेते हैं, ये फर्स्ट एटम है, ये एटम मान लेते हैं, इसको अपन सेकंड मान लेते हैं, और इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं, और किसी एटम का निकालते हैं। चलो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं फर्स्ट एटम का, निकालो जरा ऑप्शन कितना आएगा। फॉर्मूला आपको पता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस सर 6 माइनस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे कितने आपके बॉन्डिंग में जा रहे हैं, बताओ जरा कितना जा रहे हैं 2 बॉन्डिंग में। यस, अरे 2 कहाँ जा रहे हैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ ना। हाँ 1, ये 1 1 है ना, तो 1 में कितने आपके यहाँ पे बॉन्डिंग में जा रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में आपके दिख रहे हैं, 2 कहाँ है, 4 दिख रहे हैं ना मुझे तो, हाँ 4 4 दिख रहे हैं ना, तो 2 2 2 4 डबल बॉन्ड है ना 4, माइनस कितना होगा, हाफ होगा, हाफ इंटू और मल्टीप्लाई कितने से करूं बताओ जरा, कितने से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करूं। फॉर्मूला जो था ना उसमें क्या था सबसे पहले, फॉर्मूला जरा याद देते हो, सबसे पहले नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है, ये सर हो गए हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड, आता है अनपेयर्ड, आता है बॉन्डिंग नहीं आता, अनपेयर्ड। 1 सेकेंड, यहाँ पे अनपेयर्ड आएगा, मैंने गलत लिख दिया है, अनपेयर्ड यहाँ पे कितना होगा बताओ जरा, इस फर्स्ट ऑप्शन के पास अनपेयर्ड कितना होगा, 4 ही होगा ना, 4 हो गया। हाँ 1 2, ये जो लोन पे है ना 1 2 3 4 4 माइनस 1/2, फिर आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, 2 बॉन्डिंग सर 4 है क्या। यहाँ पे ये वाले ये 4 ही है ना, हाँ हाँ यस टोटल काउंट करेंगे ना 1 और 2 के बीच में कितना, टोटल आपके 4 4, ओके अब से ओके कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो गया 2, और यहाँ से कितना होगा, ये 6 माइनस 4 करें 2 2 माइनस 2, आंसर विल बी 0, हाँ 0 मतलब तो पहले जो एटम ऑक्सीजन है उसके पास चार्ज कितना होगा, फॉर्मल चार्ज 0 होगा। 0 अब निकाल दो चलो सेकंड पे, फॉर्मल चार्ज सेकंड पे कितना होगा, चलो बताओ आंसर, सॉल्व करते हैं, बताओ सबसे पहले बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 बिल्कुल पता है, फिर माइनस नंबर ऑफ कितने जो आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड वाले बताओ जरा कितने हैं इस पे, 2 है, 2 दिख रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं लॉन पेयर, माइनस 1/2, अब बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में दिख रहे हैं, 6 1 2 3 4 5 6 या 6, बिल्कुल सही, इसका कर दो सॉल्व 3, तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, देखो यहाँ से 4 +1 माइनस 3, आंसर विल बी 1, +1 आ गया ना, यस ओके इस पे +1 आ गया। अब निकालते हैं नीचे वाले पे जरा, यहाँ पे निकालो कितना आएगा, निकालो फॉर्मल चार्ज थर्ड पे, -1 6 हो जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 और इनटू ठीक है, 2 क्योंकि है उस पे अगर +1 आया ना तो उसमें -1 ही आएगा डेफिनेटली, अपोजिट है ना, और फिर माइनस करेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 इंटू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग, देयर विल बी 2, 2 से 2 कैंसिल, -1 6 से 6 कैंसिल, -1 इज आंसर, यस इसमें -1 आएगा, तो ये आपके फॉर्मल चार्ज अपन इस तरीके से निकाल पाएंगे। तो इसलिए जो मैंने चार्ज लिखा था ना कि इधर +1 लिखा है, यहाँ पे -1 लिखा है, वो यही पॉइंट, और कुछ भी नहीं था, क्लियर हो गया ना ओजोन के बारे में, यस चलो ठीक है, अभी चलो लेते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल, निकालना, जैसे लिया मैंने यहाँ पे कार्बोनेट, चलो C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और इस पे होल चार्ज आपको पता है कितना रहेगा, -2, जरा सॉल्व करो, तो नंबरिंग कर लेते हैं अपन, चलो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, निकालते हैं फर्स्ट एटम पे, तो फर्स्ट एटम का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, चलो देखते हैं कितना आंसर आएगा, तो फर्स्ट का निकालो जरा, तो पहले लॉन पेस्ट बना तो लो पहले, 1 2, यहाँ पे कितना आएगा, +1 6 हो जाएगा, 6 ऐसा, ठीक है, और इसमें कितना होगा, 1 2, होगा नेगेटिव चार्ज आएगा ना, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा जाएगा, 1 2 3 4, और ये भी ठीक है, एक एक्स्ट्रा आएगा ना इलेक्ट्रॉन, -2 इन्हीं पे आएगा, यस -1, और ऊपर वाली कितना होगा, 6 होंगी 2 लॉन पेयर, ठीक है, अब निकालते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा, तो बताओ जरा पहले वाले केस में कैसे निकाले, 4 आपके हो गए हैं, 4 1 सेकेंड, फर्स्ट एटम से निकालते हैं, चलो बताओ आंसर, पहले तो कार्बन का निकालते हैं, कार्बन वाले को बताओ जरा कार्बन कितना आएगा, कार्बन पे तो फिर 4 कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
minus Minus. unpaired to How zero. many unpaired? There will be 0. Yes. Minus 1 by 2. How many paired? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 होंगे ना? 0 0 आएगा। कैंसिल कर दो इसको, तो यहाँ से 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर विल बी 0। बिल्कुल सही है। कार्बन पे कितना हो गया है? 4, सॉरी 0 हो गया। 0, अब हाँ। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे निकालते हैं, इस वाले ऑप्शन पे निकालते हैं, कितना आंसर आएगा? फॉलो करेंगे ना। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 6 यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है बताओ? 6 है। 6 अनपेयर्ड, यस। हाँ। माइनस 1 by 2, हाउ मेनी पेयर्ड? 2। सॉल्व कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 बचा, -1 6 से 6 कैंसिल हो गया, सर आंसर विल बी -1। हाँ। हो गया ना आंसर? यस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान दो, ऑप्शन को निकालते हैं अपन जरा, देखो कितना आंसर आएगा। यहाँ से 6 हो गया पहले तो बैलेंस। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके अनपेयर्ड है? 6 6 6, ठीक है। -1 by 2 into 2 और इंटू कितना होगा? 2 2। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? -1 ही आएगा। -1 आएगा ना, ये कैंसिल कर दो इसको, ये कैंसिल कर दो, -1। नेक्स्ट पे निकालो जरा। 0 इस पे कितना आना चाहिए? 0 आएगा। चेक करते हैं, 6 हो गया, -4 अनपेयर्ड है, -1 by 2, हाउ मेनी पेयर्ड? 2 2 2 4, 4 4 से कैंसिल, 2 इससे करेंगे -2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, +2 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0। हो गया ना फॉर्मल चार्ज? क्लियर हुआ ना यहाँ तक? यस सर। ओके, तो बाकी के मॉलिक्यूल्स पे भी फॉर्मल चार्ज इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट देखो, ये दे रखे हैं, इस पे आप निकाल लेना एक बार। चलो, एक क्वेश्चन करते हैं जरा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इन PO4 माइनस द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड। अब बताओ जरा, सॉल्व करो। ये देखो बन गया ना इस तरीके से, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, P डबल बॉन्ड दो, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर, वही 2 3, फिर ऐसे बना लो, ऑक्सीजन 1 2 और 1 3, एक ऑक्सीजन 1 2 और 1 3, और होल चार्ज क्या? -3। करो सॉल्व, करो क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या होगा। करते हैं सॉल्व, बताओ। चलो पहले स्टार्ट करते हैं, बताओ कोई सा भी ऑप्शन ले लो, चलो ठीक है ना। तो ऑप्शन को लेते हैं अपन, इस वाले ऑप्शन को ले लेते हैं। चलो बताओ यहाँ पे इसकी बैलेंस कितनी है? 6 माइनस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड? 1 2 3 4 5 6, फिर क्या? -1 by 2 into 2, फिर ब्रैकेट में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो रहे हैं बताओ? 2 1 and 2, 2 ही पेयर्ड हो रहे हैं ना, 2 लिख दो। इस 2 -1 से तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया? -1। इसका तो -1 आया, -1 आना चाहिए, लेकिन क्या -1 आंसर होगा? नहीं, तो फिर क्या होगा? उन सब में निकालना चाहिए 3 ना। का पूछा है, वही लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। इसका -1 है, इसका -1 आएगा, इसका -1 आएगा। बर्ड्स ने ये पूछा है, चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम PO बॉन्डेज, एक इसका मतलब एक सेपरेटली पूछा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस। तो अभी कितने हैं? 3 है ना। हाँ, तो फिर उसमें फास्फोरस तो एक ही एटम है, ऊपर वाले का छोड़ दो, उस पर जाने दो, नीचे वालों में पूछा है उसने जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो इसलिए फिर आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? माइनस में ही होगा, प्लस में नहीं हो सकता। +1 वाला कैंसिल, ये प्लस वाला कैंसिल, इन दोनों में से एक होगा। -1 और 0.25, तो सॉरी 0.75, 0.75 कैसे आएगा? वो तो एक इंडिविजुअल पे निकालने का आएगा, ये तीनों का कंट्रीब्यूशन -1 होगा। तीनों का, हाँ, लेकिन इंडिविजुअल की बात करेंगे तो कितना होगा? क्योंकि इसने वही पूछा है ना, PO बॉन्ड एक के साथ। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहे हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं, स्ट्रक्चर विद स्मॉल फॉर्मल चार्ज आर मोर लाइकली देन दोज विद लार्ज फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो क्या क्या है वो प्रॉपर्टीज नीचे है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ऊपर से रिलेट करते हैं।
structure with small formal charge are more likely than those with large formal charge. क्या क्या है वो समझ लो नीचे इस रिलेशन के साथ. More electronegative atoms should have negative formal charge. समझ में आ रहा है ये जो कंक्लूजन है? हाँ यस है. बहुत बार ना सीधे सीधे काम करते हैं एक बार. नेक्स्ट है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज. लास्ट है फॉर्मल चार्ज ऑफ अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस आर अनलाइकली. ये जो तीनों रिलेशन दे रखे हैं तीनों रिलेशंस को आपको ध्यान रखना है. अगर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा तो जनरली ऐसा आपको ऐसा दिखना चाहिए कि उसमें नेगेटिव फॉर्मल चार्ज. जनरली तो हम इसे रिलेट भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे आएगा. भी लोगों ने क्वेश्चन भी किया था ना फॉस्फेट वाला, तो ऑक्सीजन वाले में बात कर रहा था तो वहां पे पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता है ना. हाँ. तो इसलिए पॉजिटिव वाला कैंसिल, तो नेगेटिव वाला ही आएगा. और सेकंड है कि थर्ड वाले में फॉर्मल चार्ज ऑफ अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए. अब दोनों फॉस्फोरस और जो ऑक्सीजन था दोनों ही क्या है पी ब्लॉक के एलिमेंट. डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी नहीं दोनों के बीच में, लार्ज साइज तो है नहीं. हाँ. तो फिर यहाँ पे आपका जो फॉर्मल चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज अनलाइकली का मतलब क्या है? अनलाइकली का मतलब ऐसा है कि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू ऐसा भी देखने को नहीं मिलने वाला है. क्योंकि जहाँ पे डिस्टेंस बहुत छोटी होगी तो फॉर्मल चार्ज भी वहां पे बहुत क्लोज आता है जीरो. ओके. तो मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई आपको पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना. ठीक है. ओके. तो जो स्मॉल फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा है मतलब वो जीरो बैकग्राउंड के साथ ही बात कर रहा है. एक क्वेश्चन ये है देखो, राइट ऑल द पॉसिबल लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ एशियन माइनस एंड असाइन फॉर्मल चार्ज टू ऑल द एटम. तो इसका क्वेश्चन है ना, इसको ट्राई करना है एशियन माइनस का. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तो नीचे दे रखा है, उसको एक बार देख लो और ट्राई करना जरूर. दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है इसके, है ना. ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट होता है, ये भी करेक्ट होता है, दोनों ही करेक्ट. ट्राई करना एक बार. नेक्स्ट को कार्बोनेट वाला भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था. कार्बोनेट वाला, कार्बोनेट का भी निकाल पाओगे ना आराम से? हाँ सर. ठीक है. यस. नेक्स्ट को देखते हैं. यहाँ पे कुछ थ्योरीज आपको दी गई है, पिन पॉइंट करते हो. पहला पॉइंट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे BeCl2. अभी एक पॉइंट ये है कि जो लेविस कौशल थ्योरी थी ना वो आपकी फेल भी हुई थी. तो लेविस कौशल थ्योरी फेल क्यों हुई थी बताओ मुझे इसका आंसर. लेविस थ्योरी जो थी वो फेल क्यों हुई थी? लेविस कौशल थ्योरी वो स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकती थी ना. हाँ, जो नहीं सही आंसर है. क्योंकि जो लिविस कौशल थ्योरी थी उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत थी. क्या दिक्कत थी? एक तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल. ठीक है, ऑक्टेट रूल का जो एक्सपेंशन बहुत सारी कंपाउंड कर रहे थे. जैसे कोई एग्जांपल अपन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी थे. जैसे BeCl2 था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या थे 8 से कम थे ना. हाँ यस. तो इसको भी ये डिफाइन नहीं कर पाया था बहुत ही करेक्टली. ठीक है. और इसके बाद जैसे और भी इसमें आते हैं, BeCl2 हो गया, बोरोन वाले कंपाउंड हो गया, जैसे BeCl2 हो गया, BCl3 हो गया, सॉरी BF3 हो गया आपका. ठीक है, जैसे AlCl3 हो गया. इन सारे के सारे कंपाउंड को ये इनके जो मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उनको भी डिफाइन नहीं कर पाया था. पहली चीज तो ये भी थी. दूसरा पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट तो ये था कि ऑक्टेट को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे बहुत सारे कंपाउंड, और वो स्टेबल तो हो रहे थे लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पाया था लेविस ऑक्टेट. नेक्स्ट क्या था? इसके बाद शेप रिप्रेजेंट. इसके बाद वो एक्सपेंशन वाला, जहां पे एक्सपेंशन का मतलब जहां पे 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे थे. जैसे PCl5 था, कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 5 सिग्मा बनते हैं ना. जैसे SF6 हो गया, इसमें तो आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. जैसे आपका IF7 हो गया, इसमें आपके मिलेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये आपके जो कंपाउंड है जहां पे ऑक्टेट क्या था, ऑक्टेट मतलब आपका एक्सपांड करा था, 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जा रहा था, वो भी कंपाउंड स्टेबल थे. तो इनके बारे में भी लेविस ऑक्टेट ने कुछ, लेविस थ्योरी ने कुछ नहीं बता पाया. मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर. ओके, ये दोनों ध्यान रखने हैं. तीसरे पॉइंट में बात करते हैं तो ऑड इलेक्ट्रॉन. ये कौन था? ऑड इलेक्ट्रॉन थ्योरी. तो ऑड इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या था? जैसे आपका NO होता है नाइट्रो ऑक्साइड. हाँ हाँ. तो इसमें नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 5 वैलेंसी होती है. ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड पसंद होगा बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके पास. तो देखो यहाँ पे तो एक तो लोन पेयर ये हो गया है, इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ है. ऑक्सीजन की बात करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 की तो लोन पेयर बनेगा पूरा, बीच में डबल बॉन्ड. तो मतलब एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन ये बचा था,
इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इन्होंने डिफाइन कुछ नहीं कर पाया था। ये मॉलिक्यूल मतलब रैपिडली रिएक्टिव होता है और बिकॉज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इसलिए आपका जो NO है ना वो N2O4 में जाता है, डायमर फॉर्म किया। यस NO है ना, NO कन्वर्ट किस में होगा? ये इलेक्ट्रॉन जब आपको बताया था मैंने डाइमर और पॉलीमर और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो NO एक्चुअली में क्या है, अगर ये मोनोमर फेज में होगा तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। हाँ और अगर ये डाइमर फॉर्म में चला गया तो फिर आंसर क्या होगा? डायमैग्नेटिक होता है। तो डाया बन जाएगा। कैसे? इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि गिवन स्ट्रक्चर में कौन से डायमैग्नेटिक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे वही नाइट्रोजन NO तो ये बन गया, एक NO को यहाँ पे लेके, इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके पास भी वन होगा ना खाली। हाँ शेयरिंग होगी, मतलब पेयरिंग होगी। हाँ, ये अपनी शेयरिंग शुरू कर देंगे आपस में, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई भी आपके जो होंगे वो अनपेड नहीं बचे। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आनी भी नहीं। अच्छा, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी नहीं बता पाया था इन्होंने, जैसे जिंक की वाला जिंक के होते हैं, कॉपर के होते हैं, सिल्वर वाला बताया था, लेड के भी होते हैं +4, टिन के साथ भी होते हैं SN+1। ये स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 80 इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक थे, इसको हम बोल सकते हैं कि लिविस-कौशल थ्योरी ने स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल की जो शेप है या जो स्टेबिलिटी है, बेसिकली मैं पहले बात कर लेता हूँ स्टेबिलिटी, ऑक्टेट थ्योरी, उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाया था। पहली चीज तो ये सारे ऑब्जर्वेशन देखने के बाद। दूसरा क्या था कि डेफिनेट शेप ही उन्होंने नहीं बता पाया था। तो ये दो बातें थी जिसकी वजह से लिविस थ्योरी हुई थी फेल। ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ ना? फॉर्मल चार्ज समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो इनकॉम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ये आपको दिख ही रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल भी जस्ट आपको बताया, देखो ये है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, अभी बताया आपको। ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द थर्मल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, हाउएवर सब नोबल गैस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, ठीक है, बस एनॉन फॉर्म कर रहा था, बाकी और फॉर्म नहीं करते हैं। डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी चोरी करे, भी बताया आपको। डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन सारे के सारे पॉइंट की वजह से लिविस थ्योरी क्या हुई थी? कैंसिल हो गई। ओके, यहां तक समझ में आया? क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन, लिक्विड और सॉलिड। देखो यहाँ पे, तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच यूनिक अरेंजमेंट ऑफ एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स इन ए क्रिस्टलाइन लिक्विड। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है NaCl का स्ट्रक्चर, हम लोगों ने पढ़ा भी, ठीक है। तो अभी इस पे थोड़ा सा और भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। NaCl का स्ट्रक्चर वो तो ठीक है, आपको पता है। अभी सीधा हम लोग आते हैं लैटिस एनर्जी डायरेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा वही है कि लैटिस एनर्जी एक्चुअली है क्या? बताओ जरा, क्योंकि लैटिस एनर्जी पे भी क्वेश्चन आता है। लैटिस एनर्जी है क्या एक्चुअली? और लैटिस एनर्जी अप्लाई कहां पे करते हैं? लैटिस एनर्जी अप्लाई करते हैं आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड। पहली बात है इसी के साथ ही करते हैं, बट कैसे करते हैं? क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड बनता है तो इसमें एक पार्ट पॉजिटिव होता है, एक पार्ट नेगेटिव होता है। कैटाइन आयन होता है ना, तो उन दोनों के बीच में कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यस, है ना, जिसमें कैपिटल F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? वही आपका Z1 into Z2, यही होगा ना। दो डिफरेंट चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और क्या आएगा वहां पे? E² डिवाइड बाई नीचे क्या होगा? डिस्टेंस, अपन स्मॉल डी कर सकते हैं, बाकी आपका R², ये करते हैं इस तरीके से बहुत बार रिप्रेजेंट। डी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, एक्चुअली डी यहाँ पे जो कैपिटल K लेते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो है, ठीक है। इसको ये आपका है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। R आपका क्या है? वो डिस्टेंस जो है, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस या इंटर जो आपके आयनिक डिस्टेंस, ठीक है, वो आपकी R है। Z1 Z2 क्या है? वो आपके चार्ज, Z1 Z2 क्या है? आपका चार्ज है। R आपकी है इंटर आयनिक डिस्टेंस, जिसको अपन बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं बहुत बार। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड लेंथ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। NaCl टाइप में बॉन्ड लेंथ मिलता है ना, वही। तो अब ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कहानी यहाँ पे हो गई कि आपका वही जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके बेस पे चार्ज है, वो मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, आंसर बनता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये देखो बताया भी है, ये देखो डेल्टा US रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट आपका ये बन गया है और बोर्न-मेयर इक्वेशन ये बनती है N into M करके पूरी इक्वेशन आती है। इसको बस ध्यान रखना, ये एडवांस ले जाती है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन ना
जेई एडवांस को रिलेट करती है, ठीक है, नीट के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको ध्यान भी मत देना। क्लियर है ना? यस इसको ध्यान ही मत देना। तो अभी देखो ये फॉर्मूला यहाँ तक समझ में आ गया पूरा। अभी क्वेश्चन ये है कि जो बाकी चीज है, इट इज डिफाइंड, दैट इज एनर्जी में, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड। मैंने कल पढ़ा, कल आपको बताया था कल लेक्चर में, 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड टू गैसियस कॉन्स्टेंट आयन। जैसे NaCl 1 मोल है, आपने इसको एनर्जी दी 78 है ना किलोजूल, तो Na+Cl- में डिसोसिएट हो गया है, गैस आयन में डिसोसिएट हो गया है, तो ये इसकी लेटेस्ट एनर्जी होगी। मतलब 1 मोल कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए अपन जो एनर्जी देते हैं, और देने के बाद वो आपके जो आपका सॉलिड फॉर्म है, जो आयोनिक कंपाउंड है, वो आपका ब्रेक होना चाहिए गैसियस आयन की फॉर्म में, कैटायंस और एनायंस की फॉर्म में। तो जो एनर्जी हम लोग देते हैं, उसी एनर्जी को आपको, अभी मैंने बताया ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हाँ कैटायंस एनायंस केस में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए अपने को एनर्जी देनी ही पड़ती है, चाहे वो एनर्जी एनर्जी हो या बाकी कोई लैटिस एनर्जी हो। वी नीड टू कंसीडर द फैक्टर एसोसिएटेड विद द क्रिस्टल ज्योमेट्री टू कैलकुलेट डेल्टा एच। तो डेल्टा एच लैटिस को निकालने का तरीका वो आपका यहाँ पे फॉर्मूला आता है, लेकिन लेटेस्ट एनर्जी इतना आपको निकालने को बोलेगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। तो पहले तो फोर्स अट्रैक्शन ये है, इसके बेस पे आपके लेटेस्ट एनर्जी यहाँ पे आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अभी इसमें जो बॉर्न मेयर फॉर्मूला है, बॉर्न हैबर साइकिल भी इसको बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आता है बॉर्न हैबर साइकिल, तो बॉर्न हैबर साइकिल एक्चुअली होता क्या है वो भी आपको पता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन सिंपल सा, जैसे मैंने लिया यहाँ पे सोडियम, ये आपका सॉलिड है, प्लस मैंने यहाँ पे हाफ मोल्स ऑफ CO2 यूज किया, ये क्या है, ये गैस की फेज में क्लोरीन होगा, और क्या बनेगा यहाँ से बताओ आंसर, यहाँ से बन जाएगा 1 मोल ऑफ NaCl, और ये होगा आपका यहाँ पे सॉलिड। बट क्वेश्चन है कि यहाँ पे अपन ने जो एनर्जी सप्लाई करी है, ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पे सीधी कौन सी होगी, दिस इज एक्चुअली डेल्टा एच। कौन सी होगी डेल्टा एच, कौन सी होगी, अरे Na सॉलिड और क्लोरीन गैस में हाफ मोल Na से बन गया सॉलिड, तो व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन। यस डेल्टा एच फॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे। अब इसका देखो रिवर्स प्रोसेस, अब इसके दूसरे प्रोसेस से आते हैं, दूसरे रास्ते जाते हैं। ये तो ये रास्ता हो गया, दूसरा रास्ता क्या है, देखो पहले इस सॉलिड को आप सब्लिमेशन, मतलब पहले सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन का मतलब क्या है, सोडियम सीधा गैस में चेंज हो जाए, सॉलिड से गैस में, तो पहले सब्लिमेशन एनर्जी आ गई। फिर क्या होगा, ये सोडियम गैस की फेज में आ गया मोनोटोमिक, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका सोडियम प्लस गैस की फेज में, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो क्लोरीन के हाफ मोल्स दे रखे हैं, तो क्या करें, 1/2 डिसोसिएशन एनर्जी। अरे भाई ये आपके क्या है, हाफ मोल्स दे रखे हैं ना Cl2 के, तो हाफ तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा, कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा, और जो एनर्जी आपको देनी है वो डिसोसिएशन क्यों, क्योंकि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है, डायटोमिक है, तो इसको पहले तोड़ना पड़ेगा ना, हाँ तो डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो Cl आ गया आपकी 1 एटम गैस की फेज में। अब यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं बताओ, यही इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, यही इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, Cl आपका एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा Cl-, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ गई वो कौन से, इलेक्ट्रॉन Fe1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बस अब यहाँ से ये सोडियम प्लस था, ठीक है, यहाँ से ये Cl- है, दोनों को के लगा दो आप, तो दोनों को लगाओगे तो यहाँ से कौन सी एनर्जी बन जाएगी, तो बनेगा तो वही NaCl ना, ये दोनों को लगाओगे तो NaCl बनेगा, तो यही NaCl बनेगा। इसके ऊपर बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे बताओ इसको, लैटिस एनर्जी। दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जब मैंने Na+Cl- को कंबाइन कराया तो यहां से बनेगा NaCl, और यही NaCl को लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अब देखो रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं इक्वेशन में, तो रिजल्टेंट हम लिखते हैं डेल्टा जो H था ऊपर वाला, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये डेल्टा H इज इक्वल टू, कौन कौन सी एनर्जी आपको मिली थी बताओ, सबसे पहले कौन सी एनर्जी मिली थी बताओ जरा, सब्लिमेशन, फिर कौन सी मिली थी बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी 1 मिली थी, फिर कौन सी मिली थी, डिसोसिएशन, हाँ 1/2 डिसोसिएशन एनर्जी आपको मिली थी, ठीक है, जिसको हम डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। और फिर आपका ये सब, ठीक है, ये सब पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में कौन सा होगा, F20 नेगेटिव में होती है, F20 क्या होती है नेगेटिव में, तो साइन के साथ देखते हैं, F20 आपकी क्या होती है, नेगेटिव में होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और लेटेस्ट एनर्जी यहाँ पे क्या होगी भाई, Na+Cl- को जोड़ेंगे ना अपन, तो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी आएगी, वो नेगेटिव के साथ आपकी लिखी जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी नेगेटिव के साथ, समझ में आ रहा है? जब मैं NaCl को तोड़ूंगा, बात समझ लो, जब मैं NaCl को तोड़ूंगा तो पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ती है, फिर जब Na+Cl- को मैं जोड़ूंगा आयंस को, तब उस केस में एनर्जी आपकी नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट की जाती है, बात समझ में आई, जो निकलती है, क्योंकि Na+Cl- तो अनस्टेबल है ना, आयंस है, जब NaCl बनेगा तो स्ट्रॉन्ग होगा ना। आप इसको ऐसे भी देख लो कि Na+Cl- अनस्टेबल है, तो मैंने बताया भी था कि जब अनस्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल आयन से जब स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे एनर्जी निकलती है, हाँ लिबरेट होती है। हाँ, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना।
कि कहाँ पे नेगेटिव लैटिस एनर्जी देखते हैं कैसे किस तरीके से, और कहाँ पे आपकी पॉजिटिव रहेगी। जब पॉजिटिव वाला टर्म होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ऑल्सो लैटिस एनर्जी, बट यहाँ पे पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इनिशियल को मैंने ब्रेक किया। हाँ बट यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस आप कंबाइन कर। समझ में आया क्या पूरा का पूरा, बताओ। हाँ यस सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे डिफाइन किया एक बार ऑब्जर्व करने के लिए कि लिथियम सॉलिड से पहले गैस में गया, तो बताओ कौन सी एनर्जी, सब्लिमेशन। वैल्यू याद नहीं करनी, Sublimation. बस समझ लो सिर्फ ये वैल्यू ना क्वेश्चन में आपको दी जाती है, क्वेश्चन में दी जाएंगी गिवन वैल्यू है। फिर हाफ मोल्स ऑफ F2 भाई फ्लोरीन तो बने बनाना पड़ेगा, तो हाफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी गैस से गैस में जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये डिसोसिएशन क्यों मैं यूज कर रहा हूँ बताओ, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन होगा। Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. जैसे डिसोसिएशन एनर्जी। तीसरे केस में तो वो लिथियम, जब यहाँ पे Ion लिथियम एक गैस की फेज में आ चुका है तो याद करो आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड गैसेस एटम, है ना? हाँ यस, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है, एनर्जी Positive. देनी पड़ती है, ठीक है। एफ Yes. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन निकला था, इसने आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप देखो यहाँ पे माइनस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी, माइनस में होती है। Negative. यस बिल्कुल सही, देखो वैल्यू है, क्लास में शायद पहले भी बताया हुआ मैंने। लिथियम प्लस वन, अब लिथियम देखो प्लस वन ऊपर आ गया, एफ माइनस बनी, दोनों कंबाइन कर लो तो बन गया एल। Hello. याद करो लैटिस एनर्जी कैसी है यहाँ पे, हाँ नेगेटिव। नेगेटिव में आ गया ना समझ में, सबको उठा के जोड़ दोगे तो नेगेटिव में ही आ रही है वैल्यू। तो डेल्टा जो फॉर्मेशन है ना वो क्या है, वो नेगेटिव इस रिएक्शन के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है, उसको ध्यान रखें। अब आते हैं कि लैटिस एनर्जी जो है वो हमारी डिपेंड कैसे किस पे करती है। एक तो करती है इंटर आयोनिक डिस्टेंस के ऊपर, दूसरी करती है चार्ज ऑफ आयंस के ऊपर। इंटर आयोनिक डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये बनता है हमारा फॉर्मूला। क्लियर है क्या? हाँ यस सर। ओके ठीक है, तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस और चार्ज ऑफ आयंस को ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो इसकी प्रॉपर्टीज है उसकी, आपकी जो अभी लेटेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला क्या है, आयनिक में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हायर लैटिस एनर्जी एम्प्लाइज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ओके। जितनी अधिक लैटिस एनर्जी उतना अधिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। जैसे NaF का इतना है, MgO2 का आपका ये रहता है इतना, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग पजान रूल लगा सकते हैं ना, पजान रूल। हाँ कि यस। आयोनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, तो फजान रूल के थ्रू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सोडियम बराबर है, आपके हेलोजन डिफरेंट है, आंसर निकाल पाएंगे ना यहाँ से। यस सर। तो मेल्टिंग पॉइंट और ये कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इनको याद ही रखना है, ये तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन के लिए बताया गया है। LIF का जो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू है वो इतनी 1030 सबसे अधिक होती है। फिर आपका LII हो गया, NaF हो गया, ठीक है, CIS की आपकी इतनी होती है। एक ऑब्जर्वेशन है, ये सारे के सारे रॉक सॉल्ट होते हैं, ध्यान देना, रॉक सॉल्ट ये सब होते हैं। ओके। रॉक सॉल्ट में कौन कौन आता है बताओ, LIF, LII, NaF, NaCl, NaBr, NaI, ये अच्छा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। रॉक सॉल्ट पहचानने को आते हैं कौन कौन सी कैटाइन होती है, क्वेश्चन आया है इसकी प्रीवियस ईयर में, मुझसे नीट जी के बच्चे ने पूछा था ऐसा क्वेश्चन कि सर कौन से कैटाइन ऐसे जो रॉक सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना, लिथियम, सोडियम और सीजियम, लिथियम, सोडियम, सीजियम, और इसमें भी आपका सीजियम फ्लोराइड। उसके नीचे वाले रॉक सॉल्ट में नहीं आते हैं, इनको रॉक सॉल्ट में नहीं लेते हैं, तो इनकी लैटिस एनर्जी काफी कम हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इतना रखते हैं, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाकी अभी अभी थ्योरीज आने वाले हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी वगैरह सब धीरे धीरे आएंगी। पहले जो बेसिक क्वेश्चन जहां से बनता है, सॉल्युबिलिटी बची हुई है ना, सॉल्युबिलिटी वगैरह उनको भी डिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद मैं चलूंगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी, उन सब ठीक है करके, ठीक है। यस। तो लेक्चर को फिनिश करते हैं।